हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आज हम हमारे इस टॉपिक में बात करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की न्यायिक संबंधी क्या क्या शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी होती है और राष्ट्रपति की जो कूटनीतिक शक्तियाँ कौन कौन सी होती है, इन सभी शक्तियों तीनों शक्तियों के बारे में आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। देखो, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, जो भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, उसकी न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी होती है। एक बात, जो भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करता है। हमेशा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। एक बात। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन क्या होता है, राष्ट्रपति वैसे होता यह है कि राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश होता है, भारत के संविधान अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति सभी न्यायाधीशों को शपथ दिलाएगा, सभी न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है, मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उस मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। और फिर मुख्य न्यायाधीश दिलाने की शपथ राष्ट्रपति दिला देता है, उसके राष्ट्रपति की फिर अनुमति से जो मुख्य न्यायाधीश होता है, अन्य जो न्यायाधीश होता है उनको शपथ कौन दिलाता है, फिर भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। एक बात। दूसरी बात है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट होता है, भारत में अभी तक कुल हाई कोर्ट है 24। सुप्रीम कोर्ट एक होता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट एक है, जबकि भारत के हाई कोर्ट अभी तक हाई कोर्ट भारत में 24 एंड 24 हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है। लेकिन यह एक चीज़ ध्यान रखने की कि जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं इनको शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाता। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनको तो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, लेकिन हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाता है। एक बात याद रखने की बात है। लेकिन यह एक काम क्या करता है, राष्ट्रपति होता है जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका ट्रांसफ़र कर देता है, यानी उनका स्थानांतरण करता है। स्थानांतरण कर देता है। जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी सिफारिश पर, उसकी उस सिफारिश के आधार पर जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र करता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण नहीं करता है, क्योंकि उनका स्थानांतरण नहीं होता है। हाई कोर्ट के जज का ही स्थानांतरण होता है। एक चीज़ ये याद रखने की बात है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति और शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करता है, जबकि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति और उनका ट्रांसफ़र करने का काम राष्ट्रपति करता है। ये हाई कोर्ट भारत में अभी तक 24 हाई कोर्ट है। अब और न्यायिक शक्ति क्या क्या होगी। एक अनुच्छेद 72, देखो अनुच्छेद 72 भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 72 क्या कहता है। 72 ये कहता है कि राष्ट्रपति किसी की, मान ली राष्ट्रपति के सामने किसी ने दया याचिका लगाई, तो उस दया याचिका पर राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से वो फैसला ले सकता है, उस पर उसको माफ़ कर सकता है। तो देखो दया याचिका कौन लगाता है, पहले दया याचिका कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा दया याचिका, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। तो दया याचिका कौन लगाता है, भारत के देखो कोर्ट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट हो गया पहला, मान लीजिए। उसके बाद में आता हाई कोर्ट हो गया। इसके बाद में आता सुप्रीम कोर्ट। सेशन कोर्ट, इसको जिला न्यायाधीश भी कहते हैं, जिला स्तर पर होता है, इसको जिला न्यायाधीश कहते हैं। ये राज्य स्तर पर भारत के एक होता है सुप्रीम कोर्ट, ये 24 है। अब क्या होता है, सेशन कोर्ट ने मान ली किसी भी व्यक्ति को उसके जुर्म, उसे किसी भी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया, किसी की हत्या कर दी, कुछ भी कर दिया, तो मान लीजिए जिला ये न्यायाधीश है
ये इसको फांसी की सज़ा सुना देता है। किसकी सज़ा सुनाते, इसने फांसी की सज़ा सुना दी मान लीजिए जिला न्यायाधीश ने, तो आदमी यहाँ से जाके कहाँ चला जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट ने भी मान लीजिए जो जिला न्यायाधीश ने जो सज़ा सुनाई है फांसी की, उस सज़ा बरकरार रखता है। फिर आदमी अपने जो दोषी होता है वो कहाँ पा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी सज़ा को, फांसी की सज़ा जो हाई कोर्ट ने सुनाई वही सज़ा उसने भी वही फांसी की सज़ा उसको सुनाती है। तब आदमी कहाँ जाएगा, तब वो जो दोषी होता है वो राष्ट्रपति के समक्ष, किसके समक्ष, राष्ट्रपति के सामने, भारत का जो राष्ट्रपति के सामने एक दया याचिका डाल सकता है। ये दया याचिका उसके राष्ट्रपति के सामने लगा सकता है। कब लगाया, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सज़ा वही फांसी की सज़ा रखी या उसकी सज़ा, तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति के समक्ष जो दोषी होता है, जो आदमी होता है, वह राष्ट्रपति के समक्ष एक दया याचिका लगा सकता है। ये बात कही गई अनुच्छेद 72 में। अब अनुच्छेद 72 में कहा गया कि राष्ट्रपति, ये क्या, इसके राष्ट्रपति की स्वयं विवेक शक्ति नहीं होती है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से ही उस याचिका पर फैसला लेता है। राष्ट्रपति उस याचिका पर फैसला लेता है। अनुच्छेद 72 में कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से स्वविवेक शक्ति नहीं होती, वो अपनी मंत्री परिषद सलाह से उस पर फैसला ले सकता कुछ भी। तीसरी बात यहाँ क्या है कि राष्ट्रपति के पास कोई समय अवधि फिक्स नहीं है। समय जो अवधि है ये कोई फिक्स नहीं है, समय अवधि होती है कोई फिक्स नहीं होती। राष्ट्रपति दया याचिका पर फैसला लेने के लिए 10 दिन भी लगा सकता है, 10 साल भी लगा सकता है, 5 साल लगा सकता है, साल भर भी लगा सकता है, यानी इसमें कोई समय अवधि नहीं होती है। वह दया याचिका पर कितना भी टाइम लगा सकता है। ये उसकी राष्ट्रपति के विवेक पर या निर्भर करता है, या उनकी जो मंत्रिपरिषद उनके वहाँ पर निर्भर करता है। तो यह राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका तो हम डाल सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत, और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति दया याचिका पर अपना फैसला सुना सकता है, लेकिन समय अवधि फिक्स नहीं है। एक चीज़, अब मान लीजिए राष्ट्रपति के सामने भी यदि हमने लगाई दया याचिका, राष्ट्रपति ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई फांसी की, राष्ट्रपति ने दया याचिका ठुकरा दी, मना कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सज़ा दी वही सज़ा बरकरार रखती, उन्हें मान ली दया याचिका ठुकरा दी। अब राष्ट्रपति ने इधर मान लीजिए तो टाइम ज़्यादा ले लिया, दया याचिका ठुकरा दी, तब क्या होता, तब वह व्यक्ति वापस कोर्ट में आ सकता है, और उसका रीज़न जब कोर्ट में वापस आएगा तो उसका रीज़न यही बताएगा कि राष्ट्रपति की दया याचिका जब लगाई थी इतने साल बाद में ये उन्होंने फैसला दिया है, तो वह वापस कोर्ट में आ सकता है। इसका एक ताज़ा उदाहरण हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जो हत्यारे थे, उनको जिला न्यायाधीश ने फांसी की सज़ा सुनाई, फिर हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनाई, फिर वो वापस राष्ट्रपति ने उन्हें दया याचिका ठुकरा दी थी, फिर वो वापस मद्रास हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका लगा दी, और मद्रास हाई कोर्ट ने फिर वापस उसकी जो फांसी की सज़ा है उस पर रोक लगा दी। उसका कारण यही सबसे बड़ा कारण कि राष्ट्रपति ने उसमें बहुत ज़्यादा समय ले लिया था, इसीलिए मद्रास हाई कोर्ट ने उस फांसी की सज़ा पर रोक लगा दी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब अनुच्छेद 72 जो राष्ट्रपति जो दया याचिका, राष्ट्रपति उस दया याचिका पर क्या क्या फैसला कर सकता है। दया याचिका जो राष्ट्रपति के समक्ष किसी ने लगाई, उस दया याचिका पर राष्ट्रपति कौन कौन से काम कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्ति है, वो देखो। अनुच्छेद 72 के तहत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि राष्ट्रपति देखो क्या क्या काम कर सकता है। एक तो मान लो किसी व्यक्ति ने दया याचिका लगाई, तो उसकी जो सज़ा है उसको पूर्ण रूप से माफ़ कर सकता है, सज़ा को पूर्ण रूप से क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है। एक बात तो ये पूर्ण रूप से क्या कर सकता है, उसको माफ़ कर सकता है, सज़ा को पूरी तरह से माफ़ कर सकता है, उसको बिल्कुल बरी कर सकता है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात, सज़ा को कम कर सकता है, सज़ा को कम कर सकता है। सज़ा कम करना मतलब जैसे मान किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा हुई तो उसको आजीवन कारावास दे सकता है। मान लीजिए किसी को सज़ा आजीवन कारावास की हुई, उसको मान 15 साल की 20 साल की ऐसी सज़ा दे सकते हैं, सज़ा कम भी कर सकता है। 2 फैसले ले लिए। तीसरा फैसला क्या ले सकता है राष्ट्रपति, सज़ा को स्थगित कर सकता है।
स्थगित कर सकता है। स्थगित का अर्थ क्या होता है? स्थगित का अर्थ होता है कुछ समय के लिए, सज़ा माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ समय के लिए उस सज़ा को रोक सकता है। जैसे किसी मान लो कोई लेडीज है, उसको फांसी की सज़ा सुना रखी है, और मान लीजिए वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, अब उसको फांसी की सज़ा सुना दी, उसके पेट में बच्चा है, तो राष्ट्रपति सोचता है कि इसके जो पेट में जो बच्चा है, यदि इसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है तो जो इसके पेट में जो बच्चा है वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी मर जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति के पास ये पावर है अनुच्छेद 72 के तहत कि उस सज़ा को वह कुछ दिनों के लिए स्थगित कर सकता है। जैसे जो बच्चा हो जाए उसके बाद उसको सज़ा सुना सकता है, तो स्थगित का मतलब होता है कुछ समय के लिए उस सज़ा को रोक सकता है। कुछ बात सुनाया जाएगा तो कुछ समय के लिए सज़ा रोक सकता है। तीसरा फैसला राष्ट्रपति ये कर सकता है। 3 फैसले हो गए, पूर्ण माफ़ कर देना, सज़ा कम कर देना, स्थगित कर देना। चौथी है सज़ा की प्रकृति बदल देना। जो सज़ा सुनाई उसकी प्रकृति बदल देना। देखो, ये लगभग सज़ा कम करना और सज़ा की प्रकृति बदलना लगभग दोनों बराबर से ही है, सेम से ही है। वही सज़ा की प्रकृति वही बदल देना। फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास को 10 साल 20 साल में ऐसे कर सकता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका पर 4 तरह के फैसले ले सकता है। पहला फैसला उसकी सज़ा को पूर्ण माफ़ कर सकता है, दूसरा सज़ा कम कर सकता है, तीसरा सज़ा स्थगित कर सकता है, और चौथी सज़ा की प्रकृति को बदल सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, एक अनुच्छेद पढ़ेंगे हम 143, अनुच्छेद नंबर 143। देखो क्या कहता है, अनुच्छेद 143 पढ़ेंगे। 143 में अनुच्छेद 143 क्या कहता है? 143 भारत का संविधान का आर्टिकल 143 क्या कहता है? ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति जो भारत का जो प्रेसिडेंट है, भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वो जो किसी मान लीजिए किसी भी विषय पे यदि भारत का राष्ट्रपति किसी विषय पर यदि सुप्रीम कोर्ट से, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उससे यदि किसी विषय पर चर्चा करना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, किसी विषय पर भारत का राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना चाहिए, तो वो ले सकता है। इस बात की अनुमति भारत का संविधान का अनुच्छेद 143 देता है। कौन सा अनुच्छेद देता है? 143 क्या देता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। एक बात। दूसरी बात, अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है और वो मना भी कर सकता है, इसके लिए बाध्य नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है और वह मना भी कर सकता है। 2 बात। तीसरी बात क्या होगी? यदि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सलाह दे रहा है तो एक वह संवैधानिक पीठ का निर्माण करेगा, गठन करेगा। क्या करेगा? एक संवैधानिक पीठ का गठन करेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे रहा है तो एक संवैधानिक पीठ का गठन करेगा, और उसमें कितने न्यायाधीश होंगे? 5 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ का गठन करेगा सुप्रीम कोर्ट, और वो 5 संवैधानिक न्यायाधीश जिस विषय पर राष्ट्रपति ने सलाह मांगी उस विषय पर अपनी राय सुनाएंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, अब राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने मान ली जिस विषय पर सलाह मांगी उस विषय में उन्होंने अपनी सलाह सुनाई, सलाह बता दी। उसके बाद राष्ट्रपति की सह विवेक पर निर्भर हुआ, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, उसके विवेक पर निर्भर करता है, वो सलाह को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता, वह बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति होता है जो सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह होती है उसको मान भी सकता है और वह नहीं भी मान सकता है। तो अनुच्छेद 143 क्या कहता है? वापिस सुनो, अनुच्छेद 143 यह कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। एक बात, राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं होता है कि वह राष्ट्रपति को सलाह दे। सुप्रीम कोर्ट सलाह राष्ट्रपति को देगा तो 5 न्यायाधीशों के एक संवैधानिक पीठ का गठन करेगा।
फिर वो 5 न्यायाधीशों जो संवैधानिक पीठ है वह राष्ट्रपति को सलाह देगी। राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता, उस सलाह को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। एक चीज ये तो हो गई राष्ट्रपति की न्यायिक संबंधी शक्तियाँ हमने पढ़ी। अब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ पढ़ेंगे। वित्तीय संबंधी शक्ति राष्ट्रपति की क्या है? वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति की क्या क्या है? वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति की क्या है? वित्तीय शक्ति राष्ट्रपति की क्या क्या है? देखो पहले एक बात, हम जैसे एक धन विधेयक होता है संविधान में, जो धन संबंधी जो विधेयक होता है उसके बारे में क्या क्या है? धन विधेयक होता है, धन विधेयक सबसे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही लोकसभा में रखा जाता है। कोई भी धन विधेयक यदि संसद बना रही है, कोई भी धन विधेयक है, संसद कोई भी धन विधेयक बना रही है, तो उस धन विधेयक को पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है, उसके बाद में ही लोकसभा में रखा जाता है। एक बात, यदि राष्ट्रपति ने स्वीकृति ले ली, फिर लोकसभा में धन विधेयक को रखा, लोकसभा में पास करवा लिया, उसके बाद में उसने धन विधेयक को लोकसभा में पास करवा लिया, फिर लोकसभा से राज्यसभा में पास करवा लिया, और राज्यसभा से पास करने के बाद फिर वापस राष्ट्रपति की अनुमति के लिए इसको भेजा जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। लेकिन फिर यहाँ एक बात यह है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता है, उसको उस पर अनुमति देनी ही होती है। तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता है, राष्ट्रपति को उस धन विधेयक पर अपनी अनुमति देनी ही होती है। और इस बात के लिए भारत का जो संविधान का जो अनुच्छेद 111 है उसमें कहा गया है, भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 111 है उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी विधेयक की स्वीकृति दे जाने का उल्लेख है उसमें 112। तो उसमें यह भी कहा गया कि जो धन विधेयक को छोड़ करके धन विधेयक पर राष्ट्रपति को पुनर्विचार का भी अधिकार नहीं होता है, पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता है, इसलिए धन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। एक बात। दूसरी बात क्या कह रही है, तो धन विधेयक संबंधी हो गया। अब भारत का जितना भी पैसा होता है, जो भारत के जितने भी रुपया होता है, जितना भी पैसा होता है, वो कहाँ जमा होता है? वह एक निधि में जाकर के जमा होता है। किस में जमा होता है? निधि में जाकर के पैसा जमा होता है। भारत का सारा पैसा निधि में जमा होता है। मोटे तौर पर निधि 2 प्रकार की होती है, लेकिन निधि कितने प्रकार की होती है? वैसे 3 प्रकार की होती है। पहली निधि का नाम है संचित निधि। क्या नाम है? संचित निधि एक। दूसरी कर दो लोक निधि। कौन सी कर दो? लोक निधि। और तीसरी कर दो आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि। तो निधि कितने मोटे रूप से 2 प्रकार के होते हैं, संचित निधि और आकस्मिक निधि। लेकिन वैसे निधि 3 प्रकार के होते हैं, संचित निधि कह सकते हैं, लोक निधि कह सकते हैं और आकस्मिक निधि कहते हैं। अब देखो पहली निधि है संचित निधि। संचित निधि, पहली निधि कौन से? संचित निधि है। अनुच्छेद 266, भारत का जो संविधान का आर्टिकल नंबर कौन सा है? 266। 266 ये स्पष्ट या ये साफ शब्दों में कहता है कि यदि संचित निधि से, यदि भारतीय संसद संचित निधि से यदि 1 रुपये भी, 1 पैसा भी यदि खर्च करना चाहे तो पहले भारतीय संसद से अनुमति लेना आवश्यक होता है, तब जाके ही भारतीय संसद अनुमति देगा। उसके बाद में ही संचित निधि से पैसा खर्च किया जा सकता है। ये बात हो गई। क्या कह रहा है कि संचित निधि से पैसा खर्च कब कर सकते हैं? जब भारतीय संसद की अनुमति ली जाती है, और भारतीय संसद यदि अनुमति देता है तब जा कर के ही संचित निधि से पैसा खर्च किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 266 स्पष्ट शब्दों में कहता है। एक बात, यदि भारत अभी ऐसा कोई समय है, मान लीजिए संसद सत्र नहीं चल रहा है, लोकसभा इनकी कोई बैठकें नहीं हो रही है, तो बिना बैठक अनुमति कैसे लेंगे? और बैठक नहीं चल रही है और अचानक
किसी भी कारण से भारत को अचानक पैसों की आवश्यकता पड़ी तो वो क्या करेगा, वो निधि कौन सी आती है, आकस्मिक निधि। कौन सी, आकस्मिक, यानी अचानक किसी भी तरीके से भारत को यदि पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो ये आकस्मिक निधि होती है। इसमें अनुच्छेद कौन सा, यह तो 266 है और यहाँ अनुच्छेद नंबर आता है 267। और अनुच्छेद 267 यह स्पष्ट शब्दों में कहता है कि आकस्मिक नीति से जो पैसा है वह राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति, आकस्मिक निधि पर जो अधिकार होता है राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति की अनुमति से आकस्मिक निधि से पैसा निकाल करके खर्च कर सकते हैं। इसीलिए यदि कोई संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और भारत को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति की अनुमति से आकस्मिक निधि से पैसा निकाल करके खर्च कर सकते हैं। तो आकस्मिक निधि पर किसका अधिकार होता है, राष्ट्रपति का अधिकार होता है। एक बात ये। दूसरी बात, वित्तीय संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति की और क्या होगी, दूसरी नीति ये होगी, अब मान लीजिए पैसों के मैटर में क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में झगड़ा हो जाता है कभी कभी। तो क्या करता है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है या राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वह इस झगड़ा को ख़त्म करने के लिए, केंद्र और राज्य के बीच के झगड़े को ख़त्म करने के लिए राष्ट्रपति क्या करता, प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन करेगा। क्या करेगा, अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद कौन सा गया, अनुच्छेद 280 के तहत क्या करता है, राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा। प्रश्न बन सकता, अच्छा प्रश्न बन सकता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन होता है, तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। कौन करता है इसमें, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। देखो इसमें एक तो होता है अध्यक्ष, इस वित्त आयोग का एक कौन होता है, अध्यक्ष होता है, और 4 क्या होते हैं, एक तो अध्यक्ष हो गया और 4 इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, 4 सदस्य और एक हो गया अध्यक्ष। ये याद रखने की बात है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होता है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। क्यों करता है, इसलिए करता है केंद्र और राज्य के जो पैसों के बंटवारे के लिए जो उत्पन्न झगड़ा खत्म करने के लिए। अब ये वित्त आयोग को गठन कर दिया, वित्त आयोग ने जो पैसा है उस सब का डिवाइडेशन करके उसको बांट करके उसकी जो सिफारिश हो जो उन्होंने बनाया उस सिफारिश को, जो भी वित्त आयोग की जो सिफारिश है उस सिफारिश को राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है और उस प्रकार फिर केंद्र और राज्य के बीच में पैसों का बंटवारा हो जाता है। तो एक तो वित्तीय संबंधी शक्तियाँ ये हो गई, राष्ट्रपति वित्तीय शक्ति पढ़ ली। इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति कौन सी, कूटनीतिक शक्तियाँ। अब कूटनीतिक संबंधी राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्ति होती है, क्या क्या काम कर सकता है राष्ट्रपति, ये कूटनीतिक संबंधी शक्तियाँ। एक भारत का जो संविधान का आर्टिकल नंबर 53, अनुच्छेद नंबर कितना, 53, भारत का संविधान का आर्टिकल नंबर 53 ये स्पष्ट शब्दों में कहता है कि भारतीय जो सेना है, तीनों सेना, थल जल और आकाश, जो धरती पर चलने वाली थल सेना हो गई, पानी में वायुसेना हवा में चलने वाली, और उसमें नेवी हो गई जो जल सेना हो गई। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। एक चीज तो ये प्रश्न बन सकता है कि तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। एक बात, चलो ठीक। अब इसमें देखो क्या क्या होता है, जो भारतीय जो सेना होती है, जो भारत की जो सेना होती है वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना 1 इंच भी इधर उधर नहीं जा सकती है। जब तक राष्ट्रपति उस भारतीय सेनाओं को अनुमति नहीं देता है तब तक भारतीय सेना होती है जो 1 इंच भी मूव नहीं कर सकती, यानी इधर उधर नहीं जा सकती। और क्या हो सकता है सुप्रीम कमांडर, मतलब भारत की ओर से युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति करता है। किसी भारत की ओर से मान लीजिए किसी देश ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया तो
युद्ध की घोषणा भारत की ओर से कौन करेगा? तो वह राष्ट्रपति करता है। भारत की ओर से युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करता है। चलो ठीक है, ये हो गई अनुच्छेद 53 तक। अब क्या कह रहा है कि जो राजदूत होते हैं, राजदूत और जो हाई कमिश्नर होते हैं की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राजदूतों की और जो इसका हाई कमिश्नर होता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राजदूत कौन? प्रत्येक देश एक दूसरे देश में अपना एक राजदूत नियुक्त करता है। हाई कमिश्नर और राजदूत में क्या अंतर होता है? एक थोड़ा सा देख लो। हाई कमिश्नर और राजदूत में अंतर क्या होता है? राजदूत, दूसरा हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर, देखो इसमें अंतर क्या होता है? हाई कमिश्नर किसको कहते हैं? राजदूत किसको कहते हैं? हाई कमिश्नर किसे कहते हैं पहले देखेंगे। देखो हाई कमिश्नर क्या होता है? ऐसे देश जो यानी पहले इंग्लैंड थी, जो इंग्लैंड था, अंग्रेज है, उनके जो गुलाम रहे हुए देश है, इंग्लैंड के जो गुलाम रहे हुए जो देश है, उनका एक संगठन है, उसको कहते हैं कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल संगठन कहते हैं उनको, या कॉमनवेल्थ भी कह सकते हैं। ऐसे देश जो इंग्लैंड के पहले गुलाम रहे हुए देश होता है, उन देशों के समूह को क्या कहते हैं? राष्ट्रमंडल कहते हैं। ये प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रमंडल किसे कहते हैं? कि पूर्व में जो इंग्लैंड के गुलाम रहे देशों का एक समूह होता है, उसे राष्ट्रमंडल समूह कहते हैं। इसको कॉमनवेल्थ समूह भी कह सकते हैं। लगभग 53 देश राष्ट्रमंडल देशों के समूह में कितने देश आते हैं? 53 देश राष्ट्रमंडल देशों के समूह के अंदर 53 देश आता है। और जो यहाँ पे जो नियुक्त होते हैं राजदूत, उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है। हाई कमिश्नर समझ में कहाँ नियुक्त जाता है? जो इंग्लैंड के अधीन रहे हुए जो देश है, उन 53 देश, उनको राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। और इन राष्ट्रमंडलों में जो राष्ट्रमंडल समूह कहते हैं, और इन राष्ट्रमंडल समूह के जो 53 देश हैं, इन देशों में भारत को राजदूत नियुक्त करता है, तो उसको हाई कमिश्नर कहते हैं। इन देशों के अलावा जो अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे थे, इन देशों के अलावा जो देश और बचे हुए देश हैं, वहाँ जो राजदूत होते हैं उनको सिर्फ राजदूत ही कहा जाता है। तो राजदूत की भी और हाई कमिश्नर की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये इसकी कूटनीतिक संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति की पूरी हो गई। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।